वरिष्ठ आईएएस निरंजन आर्य के रूप में बतौर सीएस दलित चेहरे को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसा करके सीएम गहलोत ने सोशल इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक खेला है। एमएल लाठक के डीजीपी बनने के साथ जाट और दलित वर्ग को पुलिस और सिविल सेवा का मुखिया बनाते हुए बड़ा संतुलन साधने की कोशिश की गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। आजादी के बाद राजस्थान में पहली बार दलित सीएस। आईएएस की नरेगा श्रेणी का अफसर बना सीएस। निरंजन आर्य बने प्रदेश ब्यूरोक्रेसी के नए मुखिया। जब राजीव स्वरूप के 3 माह के एक्सटेंशन को केंद्र से मंजूरी नहीं मिली, तब नए सीएस के बतौर कई नाम उभर कर सामने आ रहे थे। इनमें सौम्य छवि वाले आर्य वरिष्ठता में 11वें स्थान पर होने से अंतिम पायदान पर खड़े नजर आ रहे थे। ऐसे में सीएम ने मास्टर स्ट्रोक खेला और परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें सीएस बनाया। निरंजन आर्य शांतचित्त और सौम्य छवि के अफसर माने जाते हैं। ऐसे में ब्यूरोक्रेसी में बेहतर तालमेल कर पाएंगे। आपसी समस्याओं और विवादों को सुलझाने में उनकी ये छवि बेहद कारगर साबित होती है। जहां वित्त विभाग से हर विभाग का कोई न कोई पछड़ा रहता है, वहीं सौम्य होने से आर्य का कभी बड़ा विवाद नहीं हुआ। कोरोना के समय उन्होंने इसी छवि के आधार पर खराब माली हालत के बीच बेहतर मैनेजमेंट किया। इसी का प्रतिफल उन्हें सीएस पद के रूप में मिला है। पाली में जन्मे आर्य 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। बीजेपी सरकार में लगभग पूरा समय विभागीय जांच में रहने के बाद इन्होंने 1 साल 10 माह तक वित्त का अहम महकमा संभाला है। खास तौर पर कोरोना के समय उनकी वित्तीय प्रबंधन में बेहतर भूमिका का उन्हें रिवॉर्ड मिला है। इससे पहले गहलोत सरकार के पूर्व कार्यकाल में वो सीएम के सचिव रह चुके हैं। वो वाणिज्यिक कर आयुक्त और परिवहन आयुक्त रह चुके हैं। जयपुर और भरतपुर में संभागीय आयुक्त के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। वो नागौर, बीकानेर, अजमेर और जैसलमेर के कलेक्टर रह चुके हैं। अर्थशास्त्र विषय से एमकॉम करने वाले आर्य का अर्थशास्त्र पसंदीदा विषय रहा है। निरंजन आर्य का रिटायरमेंट जनवरी 2022 में है। वो रोजगार गारंटी स्कीम के आयुक्त भी रह चुके हैं। राज्य की ब्यूरोक्रेसी में उन्हें बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। हालांकि उनकी दलित की ही नहीं, आम आदमी की नब्ज पकड़ने की अच्छी छवि है। अपने ब्यूरोक्रेसी के समय उन्होंने कई जरूरतमंदों का भला किया है और उनका मानना है कि आम लोगों के कल्याण के लिए योजनाओं का बेहतर संचालन और मॉनिटरिंग जरूरी है। जो सरकार की प्राथमिकताएं होती है वही शासन की जो प्राथमिकता है, वही मुख्य सचिव, सारे सचिवों की, सारी सरकारी जो टीम है उन सब की प्राथमिकताएं वही है जो सरकार की प्राथमिकता है। गुर्जर आंदोलन से निपटना निरंजन आर्य के लिए बड़ी चुनौती है। खराब माली हालत में कोरोना के चलते पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना अहम काम रहेगा। साथ ही वरिष्ठता क्रम में 11वें स्थान पर होने पर भी ब्यूरोक्रेसी में संतुलन और तालमेल स्थापित करके बेहतर सर्विस डिलीवरी चुनौती रहेगी। पत्नी संगीता आर्य के आरपीएससी सदस्य बनने के बाद आर्य परिवार में ये दोहरी खुशी का माहौल है। सीएम गहलोत के पसंदीदा अफसरों में से एक आर्य अपनी शांत, जेंटल छवि और टाइमली फाइल डिस्पोजल, साथ में बेहतर सर्विस डिलीवरी के चलते उनके मैंडेट पर खरे उतरेंगे। उनके सीएस बनने से बार बार जनवरी 2022 तक ब्यूरोक्रेसी के मुखिया तलाशने की दुविधा भी समाप्त हो गई है। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सचिवालय में नई नेम प्लेट लग गई है मुख्य सचिव के नाम की, निरंजन आर्य के नाम की, और ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस बड़ी खबर के बाद से किस तरीके से पाली के लोग, क्योंकि पाली से ही आते हैं निरंजन आर्य और इसीलिए वहाँ से बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं बधाई देने के लिए, हाथों में गुलदस्ता लेकर, बुके लेकर, क्योंकि खुशी का माहौल है और साफ तौर से खुशी जाहिर की जा रही है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है निरंजन आर्य को। सीएम ने जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला उनका वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ, सफल साबित हुआ है। इसीलिए भी पूरा श्रेय कहीं ना कहीं निरंजन आर्य के कामकाज को लेकर भी दिया जा रहा है। नए सीएस निरंजन आर्य की सीएस ऑफिस में नेम प्लेट लग चुकी है। दूसरी तरफ वो तस्वीर है और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर जुड़ चुके हैं। अदिति का ही मैं सीधे रुक करूंगी। अदिति, क्योंकि ये पहला मौका है आज़ादी के बाद राजस्थान में पहली बार दलित सीएस बना है, इसके क्या मायने हैं सियासी तौर पर भी और प्रशासनिक स्तर पर भी, इसको किस तरीके से देखा जाए?
लेकिन निरंजन आर्य पहले से सीएस बने, जो आपने जैसा कहा कि आजादी के बाद पहला दलित सीएस है, वो ऐसे पहले सीएस है जिनके अंडर में एक ही एसीएस काम करेंगे। और मुख्यमंत्री के बाद ब्यूरोक्रेट्स में सबसे पावरफुल व्यक्ति निरंजन आर्य होंगे। और देखिए, निरंजन आर्य की अपॉइंटमेंट हम लोगों ने पिछले 5 दिन बहुत ही नजदीकी से देखा कि किस तरीके से सीएस के अपॉइंटमेंट एक्सटेंशन को लेकर तमाम गतिविधियां दिल्ली से लेकर जयपुर तक हुई, बैठकें हुई, नहीं हुई, और एक बार राजीवन स्वरूप को दोबारा से ही एक्सटेंशन मिलने की बात भी सामने आई। लेकिन इस बीच निरंजन आर्य इससे पहले बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, लेकिन उनको कैसे उलांग कर निरंजन आर्य को बनाया गया है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर हम चर्चा करें। देखिए, पिछले 1 दशक में ऐसे पहली बार हुआ जब राजीव के जाने के बाद सचिवालय में बना एक ऐसा स्वरूप जब बिना चार्ज दिए रिटायर हो गए राजीव स्वरूप। रात 8 बजे कार्मिक विभाग ने उनकी वेबसाइट से नाम हटा दिया था। 21 अफसर बदले गए, 3 आईएएस सचिवालय के बाहर भेजे गए। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1989 बैच के अफसर और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त जो मुख्य सचिव वित्त थे निरंजन आर्य को मुख्य सचिव बनाते ही सचिवालय के सीनियर आईएएस अफसरों को भारी कमी हो गई सचिवालय में। पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी मुख्य सचिव के अंदर में रोहित कुमार सिंह केवल एक ही अतिरिक्त मुख्य सचिव रह जाएंगे। रोहित कुमार सिंह भी उन्हीं के बैच में थे, लेकिन सिविल लिस्ट में उनका नाम निरंजन आर्य के नीचे है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक साथ कई समीकरणों को साधने के लिए निरंजन आर्य को ब्यूरोक्रेसी का बॉस बनाया। निरंजन आर्य के सीएस बनते ही 1987 बैच के आईएएस वीनू गुप्ता, 88 बैच की सुबोध अग्रवाल और 89 बैच के राजेश्वर सिंह को सचिवालय से बाहर करना पड़ा। हालांकि रविशंकर श्रीवास्तव, गिरिराज सिंह, पीके गोयल पहले से ही सचिवालय के बाहर हैं, जबकि उषा शर्मा, नीलकमल दरबारी और वी श्रीनिवासन और शुभ्रा सिंह पहले से ही केंद्र के नियुक्ति पर दिल्ली सेवाएं दे रहे हैं। आईएएस की वरिष्ठ सूची के जो निरंजन आ रहे हैं वे 11वें नंबर पर हैं, लेकिन सरकार ने राज्य के 10 आईएएस अफसरों की वरिष्ठता लांघ कर निरंजन आर्य को सचिव बनाया है। सबसे बड़ा बात है यहाँ पर उनको इसमें 6 तो राजस्थान में और 4 की नियुक्तियां दिल्ली में। इसलिए पावरफुल है क्योंकि कांग्रेस सरकार में प्राइम पोस्टिंग पे निरंजन आर्य आ चुके हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में निरंजन आर्य अक्सर प्राइम पोस्टिंग पर रहे हैं वैसे भी, जबकि भाजपा सरकार के कार्यकाल में निरंजन आर्य कम महत्व वाले पदों पर तैनात थे। पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में वह सीएम के सचिव के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं निरंजन आर्य। तो प्रदेश में सत्ता बदलते ही उनके अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग की उनको कमान सौंप दी गई थी। इतना ही नहीं बल्कि पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सदस्य लगाया था। इससे पहले संगीता आर्य 2003 में कांग्रेस के टिकट पर सोजत विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ये तमाम समीकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें वसुंधरा राजे की, तो ये भी माना जा रहा है, जो कॉरिडोर में चर्चाएं हैं कि वसुंधरा राजे सरकार के करीबी अफसर भी अब मुख्य धारा में आ गए। जैसे अगर बात करें तो 93 बैच के आईएएस अखिल अरोड़ा को प्रमुख सचिव वित्त के पद पर लगाया है, जबकि कांग्रेस की सत्ता में आते ही अजमेर भेजे गए शिखर अग्रवाल को जयपुर बुलाकर मुख्य सचिव जनजातीय श्रेणी विकास के पद पर लगा दिया गया है। और 6 घंटे तक ऐसा भी रहा जब कोई सीएस नहीं था। रात 8 बजे ही सिविल लिस्ट से राजीव स्वरूप का नाम हटा दिया गया था। उन्हें अंतिम समय तक लग रहा था कि उनका एक्सटेंशन हो जाएगा। केंद्र में उन्हें निराशा लगी क्योंकि पहले एक्सटेंशन हो रहा था, तो बहुत लंबे समय तक फाइल पीएम हो रही, तमाम चीजें हुई। बीच में एक ऐसा मौका आया जो मैं आपको बता रही थी कि एक्सटेंशन 3 महीने का मिलने की आसार भी लगे। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी मुख्य सचिव को यूं रिटायर होना पड़ा। देर रात 2:10 के आसपास निरंजन आर्य का आदेश जारी हुआ। तो तमाम ये चीज नहीं, उस बीच में बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई, पर शायद अशोक गहलोत मन में ये उनको पता था कि अगर इनका एक्सटेंशन नहीं मिलता तो भी हुआ, कयासबाजी भी चल रही थी, लेकिन निरंजन आर्य के नाम को सामने लाकर नए मुख्य सचिव उनको बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं खेल दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी पर डॉक्टर ऋतुराज मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। ऋतुराज, ये नए सीएस के ऑफिस में नेम प्लेट भी उनकी लग चुकी है, कहा यह भी जा रहा है कि आज ही हो सकता है कार्यभार संभालेंगे, क्या जानकारी है?
बस अब से कुछ ही देर बाद भी कार्यभार संभालने वाले हैं। और अगर बात करें इनके दलित चेहरे होने की, तो ये पहली बार है जब ब्यूरोक्रेसी में दलित चेहरा उभर कर सामने आया है सीएस के रूप में, और दलित चेहरे के रूप में एक प्रतिनिधित्व मिला है। और यह जो केरल सरकार की जो नीति है, जो हम कह सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग, उसके तहत किया है। क्योंकि जाट इस समय डीडीपी बने हुए हैं, और वहीं जो अगर हॉक बनेंगी तो श्रुति शर्मा बनेंगी, तो ये एक बहुत सुंदर समीकरण साधने का प्रयास किया गया है। दूसरी ओर अगर हम पूरे ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल की बात करें, तो निश्चित तौर पर कह तो सकते हैं कि 11वें नंबर पे निरंजन आर्य थे, लेकिन उनको प्रमुखता देकर और उन्हें सीएस बनाया गया। लेकिन जो अन्य नाम हैं उनमें ज्यादातर या तो प्रतिनिधि पर हैं या बाहर हैं। बस इस वजह से 3 आईएएस अधिकारियों को बाहर करना पड़ा और काफी खामियाजा उठाना पड़ा है। अब यह बात सामने आ रही है जो एसईएस हैं इनके अंडर में वो केवल एक ही है, रोहित कुमार सिंह। बाकी एसईएस इस तरह के अधिकारी नहीं है, और ज्यादातर महत्वपूर्ण पदों पर प्रमुख सचिव या सचिव स्तर के अधिकारी लगे। जैसे अखिल अरोड़ा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जो कि वसुंधरा राजे के सरकार के समय में खास माने जाते थे, और आयोजना विभाग का पूरा भामाशाह योजना को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। उन्हें वित्त प्रमुख सचिव का महकमा दिया, तो ये बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। और जो बात निकल कर सामने आई कि गहलोत सरकार कभी भी पक्षपातपूर्ण रवैये से, दुर्भावनापूर्ण रवैये से काम नहीं करती, वह भी निकलकर सामने आया है। वहीं जो शिखर अग्रवाल थे, जो करीब 1.5 साल से ज्यादा समय से अजमेर थे, अब उनका अज्ञातवास समाप्त हो गया है और अब वह टीएडी में प्रमुख सचिव बनकर आए हैं। तो एक नई किस्म की नए शक्ल वाली ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, जिसमें एक अलग किस्म की ताजगी है, जिसमें खासा संतुलन है, और जिसमें अगर जातिगत स्तर पर बात करें तो काफी संतुलन साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, एक बैलेंस्ड जो पूरा ब्यूरोक्रेसी हो उसकी पूरी कोशिश की गई है, समीकरणों को साधा किया है। बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका तमाम जानकारियों के लिए। इसी पर राजेंद्र छाबड़ा जी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, पहली दफा ऐसा हो रहा है आज़ादी के बाद से, मैं कहूँ राजस्थान में, कि एक दलित चेहरे को मुख्य सचिव बनाया गया। इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? ये बहुत बड़ा उपलब्धि है राजस्थान के लिए, और राजस्थान में जो दलित वर्ग हैं या जो नरेगा वर्ग है उनके लिए भी खुशी की बात है कि उनके वर्ग का एक अधिकारी शीर्ष पद पर पहुंच गया राजस्थान में। निरंजन आर्य के लिए बहुत दिनों से प्रयास लगाया जा रहा था कि शायद उनका नंबर आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा था और एक्सटेंशन किया जा रहा था तो लग रहा था कि शायद निरंजन आर्य का टाइम कम हो रहा है। लेकिन आखिरकार भाग्य उनका भी चमका और राजस्थान का भी चमका कि एक दलित नरेगा व्यक्ति राजस्थान का मुख्य सचिव बना है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में, शायद राजस्थान के इतिहास का मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरे देश में भी शायद ऐसा कोई एकाध एग्जाम्पल हुआ होगा जब नरेगा वर्ग का कोई व्यक्ति सीएस बना हो। निरंजन आर्य बहुत व्यवहार कुशल आदमी है, वो नरेगा जैसा उनमें व्यवहार का वो नहीं है, वो सब बहुत समान दृष्टि से देखते हैं, बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली हैं, उनका व्यवहार कुशल है, वो निपुण भी हैं। वो 5 जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं, 2 जिलों में संभागीय आयुक्त रह चुके हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर जैसे अहम जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। खुद मुख्य सचिव के वो मुख्यमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं। मतलब यह है कि निरंजन आर्य को अच्छा अनुभव है, और सबसे खास बात यह है कि वो पूरी ब्यूरोक्रेसी में लोकप्रिय है। उनका सारा ब्यूरोक्रेसी उनका समान दृष्टि से आदर करती है, और निरंजन आर्य का मुख्य सचिव बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री के वो बहुत विश्वस्त हैं। हालांकि उनको 11 अधिकारियों को छलांग करके सुपरसीड करके उनको बनाया गया। राजस्थान के इतिहास में शायद पहली बार टी रमनन को जब बनाया गया था वीवीएल माथुर के बाद में, तो 8 को लांघा गया था, और मीठालाल मेहता के टाइम शायद 7 को लांघा गया था। लेकिन निरंजन आर्य के लिए 11 अधिकारियों को लांघना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री का कितना उनके साथ विश्वास है। लेकिन राजेंद्र जी, इसके सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह आपको असल में, या फिर मंशा मैं कहूँ, वो आपको क्या नजर में आती है? क्योंकि वरिष्ठता के अगर तौर पर देखा जाए तो पहले भी, जैसे कि आपने कहा, कई बड़े लीडर्स पहले भी थे जिनके नाम को लेकर चर्चा हुई, लेकिन उनमें से निकाल कर निरंजन आर्य को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तो इसके पीछे की मंशा या फिर सरकार की वजह क्या आपको दिखाई देती है? इसका केवल एक ही वजह है कि जो उनसे लोग सीनियर हैं वो काफी योग्य भी हैं, सक्षम भी हैं, और वो अपना प्रभाव भी रखते हैं, पहुंच भी रखते हैं ऊपर तक। लेकिन निरंजन आर्य को उन सब के बीच में से चुना गया। नाम विनु गुप्ता का भी चला था, उषा शानू का भी चला था, पीके गोयल का भी चला था, लेकिन इन सब नामों को पीछे छोड़ करके
निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री ने चुना है, तो ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री ने काफी दिनों से मन बना रखा था कि निरंजन आर्य को उनका जो ड्यू उनको मिलना चाहिए, जो निरंजन आर्य मुख्यमंत्री के प्रति जो लॉयल रहे हैं, निष्ठा उनके मुख्यमंत्री के साथ जुड़ी हुई है, और जो उन्होंने वित्त में एसीएस वित्त का जिस तरह से उन्होंने एक 1.5 साल से जिम्मेदारी संभाल रखी थी, उससे मुख्यमंत्री प्रभावित थे। और इसलिए मुख्यमंत्री ने जब खाली अब 1 साल और 2 महीने उनके रिटायरमेंट में बाकी रह गए हैं, तो शायद मुख्यमंत्री ने सोचा होगा कि इस अपने जो लॉयलिस्ट अधिकारी इसको रिवार्ड करना चाहिए, और ये अंतिम मौका था कि उनको मुख्य सचिव बनाना था, और उन्होंने बना दिया। तो ये मुख्यमंत्री के लिए भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि जो व्यक्ति उनका निष्ठावान है, जो जिस पर विश्वास करते हैं, उसको उन्होंने उतना ही सम्मान दिया है। तो राजेंद्र जी, हालिया परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती निरंजन आर्य के सामने क्या हो सकती है? क्योंकि ऐसे वक्त में, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल भी है, दूसरी तरफ गुर्जर आंदोलन की तस्वीर भी उभर कर सामने आ रही है, और साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि गुर्जर समुदाय के जो बड़े नेता हैं, वो करोड़ी सिंह बैंसला की मैं जिक्र करूँ या फिर विजय बैंसला का मैं जिक्र करूँ, कहते हैं कि पारिवारिक उनके साथ संबंध हैं। तो हालिया परिप्रेक्ष्य में आपको उनकी भूमिका या फिर उनकी बड़ी चुनौती क्या उनके सामने नजर आती है? देखिए, निरंजन आर्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अभी यह है कि वो चूंकि फाइनेंस में रह के आए हैं, उनको पता है कि राज्य की फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। वो चाहे मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए हों, लेकिन क्योंकि वो पूरी ब्यूरोक्रेसी की और सरकार के बागडोर संभाले हैं, इसलिए उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो भी फाइनेंस मैनेज करना है। उसके बाद में जो आप गुर्जर आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो वो कल तक भी गुर्जर आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। गुर्जरों के साथ जो बातचीत होती है, उसमें निरंजन आर्य की अहम भूमिका रहती है। तो अभी भी निरंजन आर्य के समक्ष गुर्जर आंदोलन, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चूंकि उनको अनुभव वित्त का भी है, उनको अनुभव गुर्जर आंदोलन का भी, इसलिए मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठ के इन दोनों ही सेक्टर्स का अनुभव उनके काम आ सकता है। वो हो सकता है बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लें। उनको पूरी काबिलियत, उनमें पूरी योग्यता है, पूरी कर्मठता है। वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। जब एसीएस हो की कुर्सी पर थे तो रात को 10-11 बजे तक बैठ के काम करते थे, निपटाते थे। फायदे निपटाने की उनकी रफ्तार बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि निरंजन आर्य एक बहुत अच्छी चॉइस है, जिनका स्वागत सभी तरफ से किया जाना चाहिए। और राजेंद्र जी, जो आज तक जो भी जिम्मेदारी निरंजन आर्य को दी गई, और सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके काम को लेकर उनको सराहा भी गया, कई बार उनकी तारीफें भी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, तो उसका आपको लगता है कि ओवरऑल एक फीडबैक लेकर या फिर एक लंबा गहन मंथन के बाद ही उनको ये रिवॉर्ड दिया गया उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बात तो आपको देखनी पड़ेगी कि मुख्यमंत्री सीनियरिटी को ज्यादा महत्व देते रहे, और वो बिल्कुल रूल बाउंड मुख्यमंत्री हैं। वो नियमों को ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहते, इसलिए सीनियरिटी के आधार पर तो निरंजन आर्य बहुत नीचे आ रहे थे। लेकिन निरंजन आर्य के पास सबसे बड़ी तो है उनकी खुद की योग्यता, निष्ठा और निपुणता। दूसरा है उनका मुख्यमंत्री के साथ बहुत निकट का और मुख्यमंत्री का उनमें भरोसा। और तीसरा सबसे प्लस पॉइंट है कि नरेगा मुख्य सचिव होंगे। राजस्थान में पहली बार नरेगा मुख्य सचिव बनेंगे। पहली बार क्या, शायद मेरे ख्याल से ये अंतिम है, जिससे आगे आने वाले 10 सालों में भी कोई नरेगा मुख्य सचिव बनने का नंबर नहीं आ रहा है। तो मुख्यमंत्री ने एक नया इतिहास रचा है, और नरेगा वर्ग को एक रिवार्ड देना चाहिए कि उनका एक वर्ग का एक व्यक्ति जो इस ऊंची पोस्ट पर, राज्य की ऊंची पोस्ट पर पहुंचा। हालांकि वो एसीएस जब वित्त बने थे तब भी एक नरेगा वर्ग को बहुत खुशी हुई थी कि एसीएस ने बिल्कुल राजेंद्र जी, और इसीलिए लगातार दलित समाज हो या फिर जाट समुदाय की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। और साथ ही साथ गहलोत की सोशल इंजीनियरिंग की पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें तारीफ भी हो रही है, उसकी सराहना की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए।